हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा एनआई क्लासेस 9th एंड 10th महाराष्ट्र बोर्ड। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इसके अंदर अभी एसएसटी मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो पूरे क्लास 12th यार, मैं बोला ना यार, मेरे दिमाग में क्लास 12th ही भरा रहता है क्योंकि क्लास 12th के लिए हम लोग जेईई, नीट, एमएसटी, सीटी, एंट्रेंस सभी की पढ़ाई करवाते हैं आज लगातार 10 सालों से। तो आप समझो बच्चों की वही चल रहा है। अभी 10th के लिए तो हमने शुरू किया फिर से, है ना। हमारा चैनल पहले 10th के लिए ही शुरू हुआ था सबसे स्टार्टिंग में, एंड बीच में थोड़ा सा 2 साल में नहीं था तो बहुत सारे लोग आगे पढ़ाना शुरू कर दिए। अब मैं फिर से देखो 0 से शुरू कर रहा हूँ, मतलब एक नया चैनल मैंने बनाया 9th एंड 10th के बच्चों के लिए। 9वीं का भी कंटेंट अभी थोड़े दिन में आना शुरू हो जाएगा, तो एकदम नया चैनल मैंने बनाया और 0 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 4 लाख सब्सक्राइबर थे मेरे यूट्यूब चैनल में 10th के, और मैंने उस चैनल को छोड़ दिया। 2 साल मैंने 10th के लिए कुछ किया ही नहीं बीच में, एंड अब मैं वापस से क्लास 10th के चीजों को शुरू कर रहा हूँ एंड वापस से वही क्वालिटी और उससे भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ एक एक लेक्चर को समझा रहा हूँ। पूरा साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट को हम लोग अब इस चैनल में शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से साइंस में ग्रेविटेशन तो शुरू भी हो गया है। तो चलो मेरे जान, अब स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो आज देखो हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। इसके पहले वाले लेक्चर में ही मैंने सोचा कि फ्री फॉल कवर करा दूंगा, लेकिन यार हो ही नहीं पाया, ठीक है। सो कोई बात नहीं, अभी हम लोग फ्री फॉल को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। भाई फ्री फॉल होता क्या है? देख मेरी जान, अगर मान ले तेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और तूने इसको ऊपर से छोड़ दिया ऐसे नीचे, तो ये ऐसे पकड़ के छोड़ा। भाई पहले अभी तक क्या कर रहे थे, नीचे से ऊपर फेंक रहे थे। अब हम देखो, ये पूरी पेन ने पूरा ग्रेविटेशन सिखा दिया भाई। ये पूरी पेन ने ना भाई, पूरे ग्रेविटेशन को इस पेन ने सिखा दिया। है ना, सही बात। चलो मेरी जान, अब शुरू करते हैं। मान ले अब हम फ्री फॉल पढ़ने जा रहे हैं, तो ये पेन को मैंने ऊपर पे छोड़ा, नीचे ऊपर से मैंने छोड़ दिया नीचे की तरफ। तो जब मैं पकड़ रखा हूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अभी तो ये हिल डुल नहीं रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अरे 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भागती हुई तो मैक्सिमम रहेगी, लेकिन जब गिर जाएगी तो पड़ा है ऑब्जेक्ट, अब भाग रहा है क्या? नहीं। तो अब वेलोसिटी कितनी होगी? 0। समझ रहा है? तो ये भी ध्यान रखना। तो फाइनल वेलोसिटी भी यहां पर बैठ जाने के बाद ऑब्जेक्ट के 0 होगी, और जब पकड़ के रखा हूं तब इनिशियल वेलोसिटी भी इसकी 0 है। जब भाग रहा है छोड़ते वक्त तब बस इसकी ज्यादा वेलोसिटी रहेगी। तो ये फ्री फॉल है। अब आ जाओ समझाता हूं एग्जैक्टली फ्री फॉल क्या होता है। एकदम फ्री फॉल क्या होता है, पढ़ लो पहले आके। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली only under the influence of gravitational force, then there it is said to be object is performing free fall. क्लास 9th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में आपने फ्री फॉल को इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा डिटेल में आपने फ्री फॉल को बच्चों पढ़ा है क्लास 9th स्टैंडर्ड के अंदर। आप ये सोच लो। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना 9वीं को। 9वीं बहुत ही बेस्ट चीज है, ये बात आप बच्चों समझ के रखो। तो अब आ जाओ समझाता हूं यहां पर एग्जैक्टली कि अब यहां पर फ्री फॉल क्या चीज है। आ जाओ इसकी जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली अब यहां पर फ्री फॉल होता क्या है। देखो न्यूटन बाबा या जो भी साइंटिस्ट थे वो क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग फेंकते हैं तो उसमें अभी जब ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसमें हवा लग रही है। क्या लग रही है? अभी आ रही तो हवा नहीं लगेगा इसमें, तो हवा लग रहा है, ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से इसमें लगता है। तो ये फ्री फॉल कैसे हुआ? फ्री मतलब एकदम फ्रीली गिरना चाहिए नीचे, उसमें और कुछ नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसमें तो दुनियादारी सब लग रही है, एयर का फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये सब काम की चीजें हैं क्या? नहीं। तो देखो अभी क्या है, तो जब कभी ऑब्जेक्ट में ना तो एयर लगे, ना तो बियॉन्ड फोर्स, ना ही मतलब अभी ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी ना लगे, तब तो अच्छा फ्री फॉल है। लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? मतलब पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कर सकते हो क्या आप? है ना, सही बात है ना। तो वैसे अर्थ में रह के ग्रेविटेशनल फोर्स से बच सकते हो क्या आप? नहीं बच सकते। तो अर्थ में जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकोगे तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे ही गिर रहा है तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। उखाड़ लो जो उखाड़ना है भाई, ये तो लगना ही लगना है। तो याद रखना फ्री फॉल की कंडीशन में ना तो सिर्फ मतलब एयर नहीं लगनी चाहिए, ना ही कोई बियॉन्ड फोर्स होना चाहिए, ना ही कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, है ना। सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स जब इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ लगेगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फ्री फॉल है, ट्रू फ्री फॉल है। इसीलिए ट्रू फ्री फॉल वैक्यूम में पॉसिबल होता है। कहां पर पॉसिबल होता है? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहां कोई हवा ना हो, हवा भी ना लगे इस ऑब्जेक्ट में गिरते वक्त। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और ये फ्री फॉल कर रहा है।
ये मेरी बात याद रखना। समझ गया बच्चों? तो कंडीशन क्या है फ्री फॉल की? u इज इक्वल टू 0 और a g के बराबर होता है। अब आप बोलोगे भैया u 0 क्यों है? तो मैंने सिखाया ना कि ऑब्जेक्ट को अभी मैंने पकड़ रखा है, तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ रखा है तो अभी ये हिल डुल रहा है क्या? मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? 0। जब मैं छोड़ दूंगा तब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब गिर जाएगी स्टेट इसका रेस्ट पोजीशन आ जाएगा तब फिर से ये 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो u की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 0 है। u की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 0 आएगी। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा तो a की वैल्यू g के बराबर होगी, क्योंकि अर्थ भी नीचे खींच रहा है। अच्छा देखो बच्चों, अब एक चीज और सिखाता हूं। फ्री फॉल की कंडीशन में a इज इक्वल टू जी क्यों है? a इज इक्वल टू माइनस जी क्यों नहीं है? जब मैंने इसके पहले सिखाया था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है अगर ऊपर जाता है अर्थ से तो a की वैल्यू माइनस जी हो जाती है ना? तो यहां पर a की वैल्यू g क्यों है, माइनस जी क्यों नहीं है? देखो बच्चों, क्योंकि अर्थ ऑलरेडी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और यहां पर ऑब्जेक्ट खुद भी नीचे ही आ रहा है और अर्थ भी उसको नीचे की तरफ ही खींच रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो भी हमारे अर्थ की तरफ ही है, और ऑब्जेक्ट भी नीचे ही आ रहा है, अर्थ भी नीचे ही खींच रहा है, तो डायरेक्शन सेम सेम है। तो इसलिए निगेटिव साइन दिखाने का कोई जरूरत ही नहीं है, a की वैल्यू g के बराबर ही रहेगा। यही पर इस केस में क्या होगा? अगर नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट भागेगा तो अर्थ तो उसको नीचे खींच रहा है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस साइन लिखना पड़ता है। तो a इज इक्वल टू माइनस जी यहां पर इस केस में बनेगा, और इस केस में क्या बनेगा? a इज इक्वल टू जी। तो ये दोनों कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी चीज है। तो किसी ने पूछा फ्री फॉल की कंडीशन क्या होती है, तो u 0 और a की वैल्यू g के बराबर होती है। ये मेरी बात आप लोग याद रखना, यही है हमारी कंडीशन फ्री फॉल की। अब बच्चों, आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन क्लास 9th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं लाऊंगा। आपकी बुक में देखो ये फॉर्मूला डायरेक्ट बॉक्स में बना के दे दिया है। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। कोई भी ये सब प्रूफ नहीं करता है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे आया, हालांकि आपको सिर्फ याद यही करना है, ठीक है? तो देखो अच्छे से, ये भी तो आपको याद होना चाहिए, 9वीं में पढ़ा था, और 11वीं में जब साइंस लोगे, इंजीनियर, डॉक्टर, नीट एग्जाम देना होगा, तो जेई देना होगा, तो ये सब आपको लगेगा, ये सारे फॉर्मूला आपको लगेंगे, याद करना पड़ेगा। तो न्यूटन के 3 फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, 9th में हमने पढ़ा था। पहला फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, जहां v क्या है बच्चों, आ जाओ मैं दिखा देता हूं यहां पर कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में क्या है, तो v क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी। कभी भी बच्चों याद रखना, v हमेशा क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होता है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है हमारा? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। और t क्या होता है हमारा? टाइम होता है। ये बात ध्यान देना। वही अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at का स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले में s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और बाकी तो सब सेम है, बाकी सब सेम है। समझ गया बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? ये बातें आप ध्यान रखना। तो यहां देखो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो अभी देखो इस फॉर्मूला में अगर मैं फ्री फॉल की कंडीशन को लगाता हूं तो u क्या बनेगा? 0, और a की जगह में क्या लिखूंगा? a की जगह में g, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो v इज इक्वल टू जी टी। प्रूफ हो गया? ध्यान देना। अब आ जाओ इस कंडीशन में देखते हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला होता है काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो इसमें भी अगर मैं u की जगह में 0 और a की जगह में g लिखता हूं तो क्या बनेगा? तो s इज इक्वल टू u की जगह में 0 लिख दिया, तो यहाँ पे t तो रहेगा ना बगल में, प्लस 1/2, और a की जगह में क्या लिखूंगा? g, तो a की जगह में g अब लिखूंगा यहाँ पर, तो a की जगह में यहाँ पे देखो a की जगह में g आ गया, तो ये t का स्क्वायर, तो क्या बनेगा? s इक्वल टू, अब 0 t का कोई वैल्यू है क्या? तो 0 बन जाएगा ना, तो s इक्वल टू 1/2 gt का स्क्वायर। तो ये भी हमारे बॉक्स में सिर्फ यही फॉर्मूला लिखा है, लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया भाई क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली। ये बात आप क्वालिटी समझ के रखना, ये है पावर न्यू इंडियन एरा की। अब आप समझो तीसरा क्वेश्चन की अब हम यहाँ पर बात करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की अगर बात करें तो फ्री फॉल कंडीशन, फिर से हम इस कंडीशन को यहाँ पर लगाएंगे, a की g, a इज इक्वल टू g, u इज इक्वल टू 0, यहाँ पुट करो, u की जगह में 0 का स्क्वायर और 2as, a की जगह में g, तो u 0 है तो 0 ही आ जाएगा, खत्म हो गया 0, 2gs बचा तो 2gs आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। तो यही आपके बुक में लिखा हुआ है ना फॉर्मूला डायरेक्ट, जो बॉक्स मैंने बना रखा है। आया कैसा ये चीज आप समझो, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये सारी हमारी मेन कंडीशन है बच्चों, जिनको आप लोग अपने माइंड में एकदम सेट कर लो, जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। समझ गया? तो फ्री फॉल आपको समझ गया होगा बच्चों, आप कुछ बचा नहीं, बस कुछ चीजें आप ये पॉइंट जरूर याद कर लो, आपको ये काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे पेज नंबर 15 में। तो KIB कुछ IMP बात, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो हमेशा a की वैल्यू माइनस g होगी,
मैंने अभी आपको समझा दिया था ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो ए की वैल्यू माइनस क्यों लगती है, माइनस जी क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी ऊपर की तरफ जाएगा तो अर्थ उसको नीचे खींचता है, तो एक्सेलरेशन हमेशा माइनस डायरेक्शन में होगा, तो ए की वैल्यू हमेशा माइनस जी रहेगी। ये बात आप हमेशा याद रखना। देखो यहां लिखा भी है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो अर्थ उसको नीचे खींचता है, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस जी। वी की वैल्यू क्या रहेगी, ऊपर जाके एक पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट रुक जाता है, जीरो, नीचे आएगा ए की वैल्यू जी। तो ये पूरा कंडीशन ही बना के दे दिया कब कहां क्या लगेगा। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तब नीचे अर्थ भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाता है और अपनी तरफ खींचेगा अर्थ, इसीलिए ए की वैल्यू माइनस जी के बराबर होती है। तो ये बातें आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आ गई बातें मैं क्या कह रहा हूं? इन चीजों को अपने दिमाग में एकदम सेट रखो, चीजों को एकदम अपने क्लियर रखो। समझ गया क्या कह रहा हूं मैं? चलिए यहां तक की बातों को आप लोग ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अब हम लोग बात करते हैं। तो चलो मेरे जान अब शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी। ये टॉपिक ज्यादा कोई टीचर समझाता ही नहीं है, बट स्टिल मैं आपको ये टॉपिक समझा के दे रहा हूं। देखो भाई कैसे ये चीजें बनी, आ जाओ बच्चों समझ लो। देखो तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, पहले ये समझो। अब आपके जहां पर फ्री फॉल दिया हुआ है ना, उसी के आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी दिया हुआ है ना, आप ध्यान देना। तो आज समझते हैं आंसर क्या है। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन एंड स्टेट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ये प्रॉपर डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। क्लास 9th स्टैंडर्ड में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh हम लोगों ने पढ़ा था। ये बात ध्यान देना, जहां पर h क्या है, हाइट, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, m क्या है, मास, वो तो आप जानते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। जैसे कि देख लो, अभी ये अर्थ है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, हाइट h। तो यहां पर ये mgh है। ये बात आप ध्यान रखना, mgh कैसे आया, ये mgh ऐसे आया, ये बात आप समझ के रखो, ठीक है। तो अगर बच्चों यहां पर इस कंडीशन को हम समझें तो देखो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ g एक चीज समझ में आती है कि इंफिनिटी में डिस्टेंस हमारा क्या होता है, g इज जीरो होगा। ये बात आप समझ के रखना। और h की वैल्यू ज्यादा होगी तो g की वैल्यू कम होगी, और इसीलिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी में जीरो होता है। ये बात आप समझो। जैसे कि देखो अगर मान लो हमारी हाइट है, जो हमारी हाइट है, तो अगर इसको आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, यानी हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत दूर चला जाएगा अगर, है ना, तो वहां पर g की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना भाई, g की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर और दूर लेके चले जाओगे, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस में लेके चले जाओगे, तब तो g की वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। ये बात याद रखना। और इस कंडीशन में अगर बात करें तो फ्रॉम वैल्यू ऑफ h अगर बात करें तो अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को धरती में लेके आते हैं, ऐसे टच कर दो धरती में, तो जहां पे खड़े हो वहीं से वहीं तक का डिस्टेंस तो जीरो ही होगा ना। अगर ऊपर बढ़ोगे तब ना फिर हाइट कुछ रहेगी h। अगर टच हो जाओगे, धरती में खड़े हो जाओगे अर्थ में, तो h की वैल्यू तो जीरो रहेगी ना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट आज यहां आके बैठ जाएगा तब तो h की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो एट ग्राउंड h की वैल्यू जीरो होती है, एंड दिस इज द रीजन अगर h जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मतलब कि बच्चों याद रखना, इनफाइनाइट डिस्टेंस में भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ में बैठा है तो भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लो। समझ गया बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि पोटेंशियल एनर्जी चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस में रहे और चाहे हमारे अर्थ के सरफेस में रहे, देखो h इक्वल टू जीरो, तो ये सब जीरो ही होता है। ये बात ध्यान देना। इसीलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस में कितनी होगी, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये याद रखना बस, ध्यान है। तो स्मॉलर डिस्टेंस के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कम होती है, इसीलिए उसको निगेटिव लिखते हैं, और इसीलिए यहां पर हमारा माइनस साइन आता है। ये बातें आप ध्यान रखना, ये चीजें कोई नहीं समझाता है बच्चों, याद रखो। ये चीज अगर आपको नहीं समझी हो तो आ जाओ, मैं फिर से समझाता हूं। देखो मान लो बच्चों ये मेरा अर्थ है, तो अर्थ में h की वैल्यू जीरो है, मतलब हाइट मेरी जीरो है। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को एकदम ऊपर लेके जाता हूं तो यहां पर भी अगर मान लो मेरा हाइट अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो g की वैल्यू क्या होगी, एकदम कम हो जाएगी। और ऊपर लेके जाओगे, अगर मेरा हाइट एकदम इनफाइनाइट डिस्टेंस कर दोगे तो g की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो ना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो ना रिलेशन क्या था, हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था ना कि अगर r की वैल्यू बढ़ाओगे तो g की वैल्यू घटेगी। r मतलब यहां पर क्या है, हाइट है ना बच्चों। r कैसे, देखो ना, अभी यहां से लेके यहां तक का r डिस्टेंस हाइट होता है, यहां ऑब्जेक्ट बैठा है। अब ऑब्जेक्ट को और बढ़ाओगे तो हाइट हमारी और बढ़ेगी, और यहां से हाइट हमारी बढ़ जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो हाइट जितना बढ़ाओगे उतना हमारा g की वैल्यू कम होता है। समझ रहे हैं बच्चों क्या कह रहा हूं? तो कभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस में भी अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh है
है ना। तो जी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस में, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। और अगर हाइट मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैं अर्थ में लाके रख दिया, ऐसा अर्थ के सरफेस में लाके खड़ा कर दिया, समझ रहे हो ना बच्चों क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं अर्थ के सरफेस में लाके अगर मैं खड़ा कर दिया, मतलब अगर अर्थ के सरफेस में, जैसे कि यहां पे ऑब्जेक्ट को लाके मैंने अगर खड़ा कर दिया अर्थ के सरफेस में, तो यहां तो एच की वैल्यू 0 ही होनी है। ये बात ध्यान देना, अगर मैं अर्थ को एकदम यहाँ पे सेंटर में ला दूं तो एच की वैल्यू 0 ही होनी है। तो यहां पर एच की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब बच्चों कि देखो बच्चों ध्यान देना अच्छे से, कि ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, तो मतलब बीचों बीच 0 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 0 इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर जाओगे तो भी 0, अर्थ में बैठे हो तो भी 0, तो मतलब 0 से कम ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो। तो बीच में अगर रखते हो ऑब्जेक्ट को, यहां कहीं रख दो, यहां कहीं रख दो, तो अभी यहां से लेके यहां तक तो R हो जाएगा, और यहां अगर रखते हो तो H हो जाएगा, तो R प्लस H फाइनल हाइट होगी। तो यहां पर बच्चों हमेशा पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी, 0 से कम रहेगी। दिस इज द रीजन कि हमने हमारा यहाँ पे माइनस दिखाया और R प्लस H के केस में क्या है, हमारी कम है, क्योंकि ऊपर भी 0 अर्थ के बीच में भी 0। ये कंक्लूजन याद रखना। सब टीचर ये चीज नहीं सिखाते, इसलिए बच्चों को वो ऊपर ऊपर से सिखा देते हैं, बच्चों को लगता है मस्त इजी समझ में आ रहा है। भाई ये तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ, एग्जाम में आता है पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यों होती है, तब क्या बताओगे, आंसर क्या दोगे, तब लिख दोगे हाँ माइनस होती है मुंह बना के। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, एक बार वीडियो घुमा के देख लो समझ में आ जाएगा, या तो इसको रीड कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब पढ़ेंगे बच्चों हम लोग एस्केप वेलोसिटी। सो लेट्स बिगिन। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से, तो मैं समझा दूंगा क्या है। अब हमारा लास्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है इस चैप्टर का, एस्केप वेलोसिटी। शुरू करें, चलिए। देखो बच्चों, अब ध्यान से समझना। देखो मान लो ये एक आपके सामने कुछ मैंने बना रखा है, अब ध्यान से देखना अच्छे से, मैंने जो यहां बनाया उसको ध्यान से समझो। मैं आपको हर एक चीज खुद ही समझा के दूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करना। एस्केप वेलोसिटी क्या है वो आपको समझा के देता हूं। देखो मान लो बच्चों ये अर्थ है, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, अपना थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो मान लो बच्चों ये अर्थ है, ये पूरा हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अब इस अर्थ में ये रॉकेट है, ये रॉकेट को अर्थ के बाहर भेजना है। तो जब इस रॉकेट को अर्थ के बाहर भेजना है, तो ऊपर जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, मतलब देखो बच्चों, अगर मान लो धरती ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो अभी तो अर्थ इसको खींच लेता है। जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, तब क्या अर्थ उसको खींच पाएगा? मून के भी आगे, मतलब चंद्रमा तक तो खींच लेता है, तो मून के भी आगे जब मेरा ये ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा, तब क्या ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच पाएगा? नहीं। मतलब इसे कहते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। तो अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ये है, मान लो, तो इसके अंदर जो चीज रहेगी उसको तो हमारा अर्थ खींच लेता है अपनी तरफ, मतलब यहां तक हमारा अर्थ फोर्स लगाता है। लेकिन अगर इसके बाहर मेरा ऑब्जेक्ट निकल गया, तब अर्थ इसको नहीं खींच पाता। अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यानी शक्ति अर्थ की खत्म हो जाती है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, यहां पर खत्म हो जाता है। मतलब कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है और वहीं तक हमारा अर्थ इस ऑब्जेक्ट को खींच सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो मुझे इतनी वेलोसिटी इसमें देनी है, इतनी नीचे से फायर लगानी है, इतनी नीचे से शक्ति लगानी है कि मेरी ये रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए। तो यही है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब बाहर निकलना। तो द मिनिमम वेलोसिटी applied to an object so that object can escape from earth gravitational influence, then that minimum velocity is called as escape velocity। मतलब मैं किसी ऑब्जेक्ट में इतनी नीचे से वेलोसिटी लगाऊं कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चली जाए, फिर अर्थ इसको खींच ना पाए, कभी अर्थ के दायरे में ना रहे, अर्थ के फील्डिंग में ना रहे, अर्थ की फील्डिंग से बाहर चला जाए। समझ रहे क्या कह रहा हूं? फिर अर्थ इसको खींच ना सके। तो कितनी, क्योंकि अब जब अर्थ से ये रॉकेट उठेगा ऊपर, तो अर्थ इसको खींचेगा अपनी तरह, तेरे को नहीं जाने दूंगा मैं, है ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट, तभी भी हम इसमें और वेलोसिटी दें तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर भागने लगे, तभी भी अर्थ हमारे से खींचे, नहीं जाएगा तो ऊपर, तभी भी ये ऊपर भागे, नहीं मेरे को निकलना है। तो हम कितनी वेलोसिटी इसमें लगाएंगे कि यह हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए। तो देखो बच्चों, इस स्पीड से अगर हम भगाते हैं, यह अर्थ का हमारा एस्केप वेलोसिटी है। अगर आपको धरती से बाहर जाना है तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ना पड़ेगा।
मतलब कि आपको 1 सेकंड में 11 किलोमीटर का डिस्टेंस भागना होगा। अगर इतनी रफ्तार से आप उड़ सकते हो तो आप अर्थ के बाहर जा पाओगे, वरना आप अर्थ के बाहर नहीं जा पाओगे। अर्थ आपको जाने ही नहीं देगा, खींच लेगा अपनी तरफ वापस से। समझ रहे हैं बच्चों क्या कह रहा हूं? तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी फिक्स है। कितनी है? कोई भी, चाहे आप इस पेन को फेंको, मुझे फेंको, चेयर को फेंको, कैमरा फेंको, फोन फेंको, तुम खुद उड़ जाओ, तो आपको स्पीड रखनी पड़ेगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में भागना पड़ेगा, तब आप अर्थ के बाहर जा पाओगे। ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। चलो बच्चों समझ गया? अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबको समझा है ना? एक बार कमेंट करना। मेरा दिल कहता है तुमको नहीं समझा है, मेरा दिल पता नहीं क्यों कहता है तुमको नहीं समझा है। कमेंट में बता देना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं समझा। और मैं एक बात बोलूं क्या, 2 बार वीडियो जरूर इसको पीछे करके देखना, फिर आपको पक्का समझ जाएगा। एक बार देख लो, बस इतना याद रखो यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कहां चला गया, इतना याद रखो कि देखो, अभी मैं एक बार फिर से अच्छे से समझा देता हूं, फिर एस्केप वेलोसिटी तो समझ गई है। चलो देखो भाई, एक चीज याद रखो, अभी हमारा पीई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, और इसमें से g का फॉर्मूला होता है कैपिटल gm/r, r स्क्वायर। अब यहां देखो, ये हमारा वैल्यू है, ये सेंटर है, ये यहां तक का, ये हमारा सरफेस होता है, अर्थ का सरफेस ये कहलाता है। यहां पर ये हमारा अर्थ का सेंटर है। कभी भी डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं तो यहाँ पर रेडियस आएगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट को ऊपर और भगाता हूं तो ये यहां से यहां तक का हाइट h हो जाएगा, ठीक है। अगर अब आप खुद समझो कि हमने इस फॉर्मूले से क्या सीखा था कि r को अगर बढ़ाता हूं तो g की वैल्यू घट जाती है, और अगर r को घटाता हूं तो g की वैल्यू बढ़ जाती है। ध्यान देना अच्छे से। तो r मतलब अगर मैं और बढ़ा दूं, हाइट और बढ़ा दूं, इनफाइनाइट में लेके चला जाऊं, इनफाइनाइट में लेके चला जाऊं, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर मैं r को ले जाता हूं तो वहां पर g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि जब इतना ज्यादा r बढ़ा दोगे तो g तो बचेगा ही नहीं ना कुछ भी। r बहुत बढ़ा दोगे g कम हो जाएगा। और उसी तरह से अगर मैं बच्चों अंदर लेके आऊं, मतलब कि अगर मान लो मैंने हाइट को 0 कर दूं, तो मेरी सेंटर में ऑब्जेक्ट को लेके जब आ जाऊंगा तो हम सेंटर से ही मेजर करते हैं, और अगर मैं सेंटर में ही ऑब्जेक्ट को लाके रख दूंगा तो सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस ही कितना रहेगा? 0। सही बात है ना? तो यहां पर भी हमारे g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये बात आप समझ के रखना अच्छे से। तो अब देखो बच्चों क्या है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं, तो अगर मैं इनफाइनाइट में देखूं तो g की वैल्यू 0 होती है, तो 0 पुट करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना। तो इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी 0। और अगर मैं हाइट में देखूं, सेंटर में, मतलब एट ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड या सेंटर में लेके आऊं h की वैल्यू, तो h 0 रहता है ग्राउंड में, तो यहां पर भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो मतलब यार एकदम ऊपर ले जा रहा हूं तभी भी 0, नीचे ले जा रहा हूं तभी भी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर देखा जाए तो दोनों केस में तो 0 ही है ना। मतलब 0 से ऊपर तो कभी जा नहीं सकते हम, कभी किसी की पोटेंशियल एनर्जी 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 0 से आगे नहीं बढ़ सकते। अभी नंबर लाइन आपको पता है ना कि 0 है, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3, इधर 4, तो 0 से आगे तो नहीं जा सकते, मतलब 0 से तो पीछे ही रहना पड़ेगा। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी अब अगर सेंटर में लेता हूं तो 0 है, ऊपर जाता हूं तो 0 है, तो बीचों बीच कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा मुझे। और बीचों बीच रहता हूं तो हमारी r + h हाइट बनेगी, और बीचों बीच जाऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी? निगेटिव बनेगी, है ना? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो बच्चों दिस इज द रीजन कि मेरी g की वैल्यू यहाँ -gmm/r + h है। ये फॉर्मूला बस याद कर लो, माइनस साइन क्यों आया ये मैंने समझा दिया। समझ गया? अभी अब तो पक्का समझ रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 से कम होगी, इसलिए हम लोग निगेटिव साइन यूज करते हैं। ये बात ध्यान देना अच्छे से। और ये सब वही समझाया कि देखो ग्राउंड में अगर ऑब्जेक्ट है तो h की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर मान लो हमारा ऊपर जाते हैं यहाँ पर, तो भी मैंने सब समझाया यहाँ पर इनफाइनाइट में क्या है क्या है। अब पक्का समझ गया रहेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। देखो मैं दिल की बात जानता हूँ, बच्चों को कब कहाँ क्या नहीं समझता है, अब तो पक्का ही समझा रहेगा। मतलब अब आप गधे मत बनना, अब ये चीज याद रखना भाई, यही सबको नहीं समझता। पोटेंशियल एनर्जी का असली फॉर्मूला यही है, लेकिन हमारे ग्रेविटेशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये बना -gmm/r + h। ये माइनस साइन क्यों आया ये मैंने आपको समझा दिया। समझ रहा है? ये बात आप ध्यान देना। चलिए, क्योंकि ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो बीच में माइनस ही रहेगा ना, 0 से तो कम ही रहेगा। ये बात ध्यान देना। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, अब एस्केप वेलोसिटी में आ जाओ। अब समझ गया ना, एस्केप वेलोसिटी मैंने समझा दिया।
अगर अर्थ के दायरे से भागना है, अगर अर्थ के फील्डिंग से दूर जाना है, तो आपको मिनिमम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड लगाना पड़ेगा। किलोमीटर, मीटर नहीं, किलोमीटर, मतलब 11 किलोमीटर की रफ्तार से 1 सेकंड में भागना होगा, तब आप अर्थ के बाहर जा सकते हो, वरना अर्थ के बाहर नहीं जा सकते। अर्थ आपको वापस अपनी तरफ खींच के बुला लेगा, बोलेगा लाडले कहाँ जा रहा है, वापस मेरे पास आ जा। समझ रहे, ध्यान देना। तो देखो बच्चों यहाँ पर, तो अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जो है ये है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा बाहर जाना चाहता है। इसके अंदर अगर रहोगे तो अर्थ खींच लेगा, इसके बाहर जाओगे तो अर्थ आपको नहीं खींच पाएगा, अर्थ की शक्ति नहीं लगती वहां। देखो तो कुछ आईएमपी बात, अगर ऑब्जेक्ट को ज्यादा दूर तक भेजना है तो बहुत जोर से फेंकना पड़ेगा, बहुत जोर से फेंकना पड़ेगा। अर्थ फॉर मैक्सिमम हाइट यू मस्ट बी मैक्सिमम, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा ऊपर तक भेजना है तो इनिशियल वेलोसिटी आपको बहुत तेज लगानी पड़ेगी। आपने देखा है जब रॉकेट लॉन्च होता है इसरो में, कभी देखा है टीवी के अंदर, इसरो में जाके देखा, या जाके तो नहीं देखे रहोगे, टीवी में देखे रहोगे, कितनी आग लगती है भाई नीचे, पूरा जो सैटेलाइट है भाई उड़ते उड़ते ऊपर जाता है, कितनी आग नीचे, एकदम आग ही आग हो जाता है ना, पूरी आग ही आग नीचे रहती है। तो भाई पूरा इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज्यादा मैक्सिमम होती है भाई, जब नीचे की शक्ति बहुत तेज से लगाओगे तभी तो अर्थ ऊपर, अर्थ के बाहर हमारा जा पाएगा ऑब्जेक्ट। देखो तो अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को एस्केप करने का मतलब है कि अर्थ से कोई लेना देना ना होना, मतलब अर्थ हमारा, अर्थ से ऑब्जेक्ट बाहर चला गया, अब अर्थ उसको जीवन में नहीं खींच पाएगा। ऐसा तब होगा जब जी की वैल्यू 0 होगी, मतलब वहां पर जी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जी की वैल्यू इनफाइनाइट में 0 होती है, मैंने पहले ही दिखाया आपको कि जी की वैल्यू इनफाइनाइट में क्या होती है, 0 होती है। चलो अब कंक्लूजन भी देख लो, अगर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी से फ्री करना है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारे इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए और इसमें ग्रेविटी ही ना लगे, तो इसका मतलब वहां पर जी की वैल्यू 0 है, तभी तो ग्रेविटी नहीं लग रही है। ग्रेविटी मतलब बच्चों होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा तो एक्सीलरेशन यानी झटका भी तो 0 रहेगा। तो जब ग्रेविटी ही नहीं है ना, इसके बाहर हमारा अर्थ उसमें फोर्स ही नहीं लगा पा रहा है, तो जब ग्रेविटी ही मतलब यानी फोर्स, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ही 0 है तो जी की वैल्यू तो 0 रहेगा ही। तो फोर्स कॉजेस एक्सीलरेशन, तो जी तो 0 रहेगा ही, तो फोर्स मस्ट बी 0, मतलब ऊपर फोर्स भी 0 है तभी जी की वैल्यू 0 है। ये सब एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, मतलब मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकता था, तो ये बातें आप ध्यान रखना बच्चों। चलो अब आ जाओ मेन कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, आ जाओ। ये थोड़ा सा चीजें काम की बातें याद रख लो जो जरूरी चीज है बच्चों। अब आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी तो देख ही लिया, अभी मैंने पढ़ाया mgh, है ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। और एक आपने 9th में चैप्टर 2 में पढ़ा था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था। अब इन्हीं के दम पे हम अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 13 में। तो एट सरफेस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv/ESC का स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो यहां पर अभी आप लगा लो भाई हिसाब, g की वैल्यू gm/r² होती है, तो mgh, h की जगह में r ले लिया, तो gmm/r, और ये हो गया, और माइनस साइन लगा दिया क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी या तो 0 होगी या तो माइनस होती है। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करोगे तो ये दोनों प्लस माइनस, और 1/2 mv² माइनस gmm/r, ये टोटल एनर्जी आ गई एट सरफेस। सरफेस में ये हो गया। अब इनफाइनाइट में बात करते हैं, तो इनफाइनाइट में काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ये याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू 0 इनफाइनाइट में होती है, इसलिए 0। टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो दोनों 0 है, दोनों 0, 0 + 0, टोटल एनर्जी 0। तो एट इनफाइनाइट सब 0 होता है, पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक भी 0, और टोटल भी 0। इनफाइनाइट समझता है ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ अर्थ है हमारा, और हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, यहाँ बैठा है, मतलब पता ही नहीं कितना दूर है भाई, यहां से यहां तक की हाइट r होती है, और ये पता ही नहीं है भाई कितना है, इनफाइनाइट पे है ऑब्जेक्ट, पता ही नहीं कहाँ है, इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट पे सब कुछ 0 होता है। सरफेस बोले तो अर्थ का ये सरफेस है, ये सरफेस है, यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, यहाँ, तो ये r है, ऐसा सरफेस में। तो अर्थ के सरफेस में 1/2 mv² हमारा काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r, और टोटल एनर्जी हमारी ये है। तो देख लो दोनों का, अरे भाई अभी इसको और इसको ऐड कर दिया ना हमने, तो प्लस माइनस माइनस ये आ गया, तो टोटल एनर्जी ये हो गई। तो हमारे बुक में हमने जो लिखा था वो देख लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब जो डेरिवेशन है आपके लास्ट पेज में, सिलेबस हमारा खत्म हो गया ग्रेविटेशन का। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक देख लो। तो एक्सप्रेशन देख लो बच्चों, जो एग्जाम में आता है, इस साल 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था बच्चों।
तो एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी आ जाओ समझते हैं क्या है। ठीक है, देखो तो VESC कभी भी याद रखना बच्चों, एस्केप वेलोसिटी को किससे दिखाते हैं? एस्केप वेलोसिटी को हम लोग VESC से दिखाते हैं, VESC, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो VESC इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का? √2gm/r, ये याद रखना, ये फॉर्मूला है ना। ये कैसे आया यही प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, ये कैसे आया यही प्रूफ करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी E1 इज इक्वल टू E2 होता है, ये ध्यान रखना। E1 मतलब टोटल एनर्जी एट सरफेस और E2 का मतलब होता है टोटल एनर्जी एट इनफाइनाइट। तो कुछ IMP बात, कभी भी एनर्जी जीरो नहीं होती बच्चों, हमेशा वो कांस्टेंट हो सकती है बट जीरो नहीं। तो E1 इज इक्वल टू E2 ये रहेगा। तो E1 क्या है? एट सरफेस में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और एट इनफाइनाइट में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इनफाइनाइट में क्या है? जीरो प्लस जीरो, इनफाइनाइट में क्या थी बच्चों? जीरो प्लस जीरो सब कुछ, ये बात ध्यान देना। और काइनेटिक में और सरफेस में क्या थी बच्चों? ये थी ना 1/mv/ESC माइनस GMM/r, तो यही थी ना, देख लो अच्छे से, तो यही है ना। तो मैंने फिलहाल प्लस माइनस तो सरफेस में काइनेटिक 1/2mv/ESC का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल माइनस GMM/r होता है। अब आप ये चीज समझो अच्छे से बच्चों, ठीक है, ध्यान देना। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/2mv/ESC का स्क्वायर माइनस GMM/r इज इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखो बच्चों, क्या मैं इस चीज को उधर ले जाऊं? देखो मैं लेके आ गया, और ये स्मॉल m जो यहां पर था, ये वाला, ये स्मॉल m कट गया, तो क्या बचेगा? 1/2 VESC का स्क्वायर और इज इक्वल टू GM/r बचेगा। अब ये स्क्वायर साइन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ VESC प्रूफ करना है, तो ये स्क्वायर साइन नहीं चाहिए। तो पहले तो मैं 1/2 को भगाऊंगा, तो ये नीचे का 2 जो है उधर चला जाएगा, देखो यहां आ गया 2GM/r। अब क्या बचा? VESC का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो देखो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जब मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या बनेगा? रूट में VESC का स्क्वायर, है ना। तो रूट इधर भी रूट इधर भी। अब आपको पता है बच्चों, अगर x स्क्वायर है और उसके ऊपर रूट है तो सिर्फ क्या वैल्यू बचती है? x, क्योंकि ये स्क्वायर और ये जो रूट है ये दोनों गायब हो जाते हैं, ये बात आपको पता होगा, तो सिर्फ x बचेगा। तो ये स्क्वायर और रूट गायब हो गया, तो सिर्फ VESC और यहाँ पे रूट रह जाएगा, ये रूट रह गया, समझ रहे हैं? तो √2gm/r हेंस प्रूव्ड, ये हमारा फॉर्मूला आ गया VESC इज इक्वल टू √2gm/r का। समझ गया बच्चों? यहां तक कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट में बता दो, मजा आ गया भैया। फ्रॉम वैल्यू G इज इक्वल टू GM/r, अब देखो यहाँ पे 2GM/r है ना, तो एक और फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, ये वाला हमारे बुक में ये वाला फॉर्मूला भी दिया। ये कैसे आया ये बताता हूँ, बुक में डायरेक्ट लिख दिया है, मैं बताता हूँ कैसे आया। तो G का वैल्यू पता है ना आपको? GM/r होता है, GM/r का स्क्वायर होता है। तो VESC इज इक्वल टू क्या प्रूफ किया? 2GM/r, ये प्रूफ किया था। अब मैं क्या करूंगा? ऊपर भी और नीचे भी R से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये प्रूफ करने के लिए। यहां तक तो हमारा प्रूफ हो गया बच्चों, ऑलरेडी प्रूफ हो गया है, ठीक है, यहां तक ऑलरेडी प्रूफ हो गया है। अब हमको आगे का इसी ने कि ये भी निकाल देते हैं, कैसे आया आपकी बुक में दिया है। तो R और R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो देखो बच्चों क्या होगा? ये R इंटू R का स्क्वायर हो गया, और ये R जो है ये GM/r है ना, ये तो इस R को साइड रखो और GM/r का स्क्वायर, तो GM/r का स्क्वायर ये R साइड में है, और GM/r का स्क्वायर क्या होता है? G होता है। तो यहाँ पे मैं G लिख दिया, ये R वैसे ही रहेगा और ये 2 भी वैसे ही रहेगा, तो √2gr। तो ये भी एक फॉर्मूला है बच्चों। तो मेन फॉर्मूला क्या है ये? अब आप ये चीज को समझो बच्चों ध्यान से, देखो मैंने आगे करके भी दिखाया है कि कैसे आप लोग ये VESC इज इक्वल टू, जो मैंने ये बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के बाहर फेंकने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार देनी पड़ती है। ये प्रूफ कैसे हुआ? तो आ जाओ दिखाता हूं। देखो भाई, वी नो दैट, ये फॉर्मूला हमें मिला था ना, तो हमने यहाँ पे 2G की वैल्यू 9.8, R की वैल्यू, रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस सिखाया था ना लेक्चर नंबर 4 में, 6.4 इंटू 10⁻6 होता है। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और रूट सॉल्व करोगे तो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये बात समझो, आप इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, जो पहला वाला फॉर्मूला आया था, प्रूफ किया था हमने, √2gm/r का फॉर्मूला। इसमें भी आप सारी वैल्यू पुट कर दो, तो 2 और g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास क्या होता है? 6 इंटू 10⁻24 अपॉन में रेडियस क्या होता है? 6.4 इंटू 10⁻6, ये हमारा रेडियस है। तो अब इसको सॉल्व करोगे ना तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लो चाहिए तो, ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। तो इस तरीके से बच्चों
कुछ आईएमपी बात याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में भेजने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार आपको देनी पड़ेगी, जहां पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर किसी टीचर ने आपसे खड़े होकर पूछ लिया कि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट कुछ भी नहीं है, देखो बच्चों, अगर ये अर्थ है और ग्रेविटी का इफेक्ट जहां कुछ भी ना हो, जहां ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो, तो वहां पे क्या कंडीशन होगी? तो मतलब वहां ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन भी 0 रहेगा, है ना। और वहां पर इनफाइनाइट में जाओगे तो h की वैल्यू बहुत ज्यादा मैक्सिमम रहेगी, h बोल या r बोलो, ये बहुत मैक्सिमम रहेगा, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब अर्थ से बहुत दूर उड़ते हुए चले जाओगे तो याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स फिर नहीं लगेगा, यानी अर्थ अपनी शक्ति आपके ऊपर छोड़ देगा, लगा नहीं पाएगा, लिमिट के बाहर भाग जाओगे तो वहां एक्सिलरेशन भी 0, अर्थ का एक्सिलरेशन भी 0 और ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0। लेकिन इस पोजीशन में जाने के बाद कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसको खींचने लगेगा, क्योंकि न्यूटन ने बोला था ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर बाय सम डेफिनेट फोर्स। तो अर्थ नहीं तो कोई और खींचेगा उसको, किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा वो, ये बात आप ध्यान देना। तो याद रखो बच्चों, अर्थ का एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर जाओगे तो ग्रेविटी आपकी 0 हो जाएगी। अगर आपको ग्रेविटी 0 करनी है तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन भी 0 हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन दो ही जगह 0 होता है, या तो सेंटर में जी की वैल्यू 0 होती है और या तो फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस में जी की वैल्यू 0 होती है। दो ही जगह जी की वैल्यू 0 होती है, ये बात मेरी याद रखना, याद कर लो, लिख लो कहीं, या तो सेंटर में जी की वैल्यू या तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में जी की वैल्यू अर्थ से 0 होती है, बाकी कहीं भी अर्थ की वैल्यू 0 नहीं होती। तो ये मेरी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों ये। और फाइनली आपका सिलेबस खत्म हुआ। तो ग्रेविटेशन हमारा चैप्टर बच्चों यहां से समाप्त होता है। मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया है, आप बस इस वीडियो को एक एक दो बार देखना, तब बहुत मजा आएगा। और टेक्स्ट बुक की एक बार रीडिंग कर लेना, फिर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाएगा। फिर आपको समझेगा भाई ये इसने जो सिखाया है ना, एक एक लाइन टू लाइन समझाया है, मतलब कब जी कम होगा, कब एफ कम होगा, कब भाई एच कम होगा, कब जी की वैल्यू माइनस आएगी, सब कुछ सिखा दिया मैंने। मतलब छोटी छोटी बातों को हर टीचर इग्नोर करता है। ये डिटेल्ड लेक्चर है बच्चों, ये वन शॉट लेक्चर नहीं है। वन शॉट में ये सब मैं खुद नहीं सिखाऊंगा आपको, है ना। लेकिन अगर मान लो आप फ्यूचर में जेई नीट प्रिपेयर कर रहे हो, सीबीएसई बच्चे के साथ अगर आप फाइट कर रहे हो, तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे। जिस लेवल में मैंने आपको डिटेल में 10th में सिखा रहा हूं ना, आप मुझे 11वीं में याद करोगे कि भाई इस बंदे ने क्या कॉन्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में सिखाया था, साइंस के अंदर 10th में महाराष्ट्र बोर्ड में, तब आप मुझे याद करोगे। तो इसलिए कहता हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट इज पावर। वन शॉट लेक्चर देखोगे तो ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और एग्जाम में रट्टा मार के 50, 60, 70% ला भी लोगे, लेकिन 11वीं में जाके लटक जाओगे, करियर भी नहीं बनेगा और लाइफ भी आपकी बस एवरेज बन के रह जाएगी। इसीलिए बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ये बात ध्यान देना। डिटेल्ड सेशन देखो और अपने करियर में फोकस करो, बहुत आगे बच्चों जाओगे आप लोग, ये मेरी बात आप याद रखना, ठीक है। सो लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर आप कमेंट करते हो भैया एक्सरसाइज भी ला दो, तो मैं एक्सरसाइज पेज नंबर 15 में जो सब दिया हुआ है उसको पूरा पढ़ा दूंगा अच्छे से, डिटेल में लाइव लेक्चर लूंगा, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय, लव यू।